Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see part 2 of chapter number 7 of unit 3 Dreams and Discoveries. ये जो chapter number 7 है My Brother's Great Invention, ये इस unit 3 का first chapter है. इसका part 1 already हम देख चुके हैं जिसमें हमने chapter read किया था और अच्छे से समझा था. इस वीडियो में हम part 2 इसकी exercise देखने वाले हैं जो class 7th न्यू NCERT English textbook पूर्वी का ये chapter है और unit है. ओके, सो इसका part 1 I hope आप सबने देख लिया है और भी बाकी के chapters की videos है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू करते हैं. तो पहला है लेट अस डिस्कस. यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिए गए उनको सही से अरेंज करना है. जब वो चोर घर में एंटर हुआ था तो उस वक्त के यहाँ पे स्टेटमेंट्स 5 दिए हुए हैं. तो इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, अनीता वेक्स आनंद अप. अनीता आनंद को उठाती है और इन्फॉर्म करती है कि कोई ट्राई कर रहा है घर के अंदर आने के लिए. तो ये पहले नंबर पे स्टेटमेंट आएगा, हमें चौथे पे दिया हुआ है. फिर ये जो पहला वाला है ये दूसरे नंबर पे आएगा. द डोर स्विंग्स ओपन एंड दे सी बोपा स्टैंडिंग देयर विद एन एविल ग्रिन. उसने लिखा है एविल ग्रिन मतलब एक डरावनी सी बड़ी सी स्माइल के साथ वो बोपा वहां पर खड़ा है ना. फिर तीसरा क्या हुआ कि आनंद ने बोपा को मिसलीड किया, गलत इंफॉर्मेशन दी और अपना रूम बता दिया. पापा के रूम का उसने जब पूछा बोपा ने तो उसने अपने वाले रूम को कह दिया कि पापा का रूम है. उसके बाद क्या हुआ था? सो मिसेस शर्मा जो थे, जो पड़ोसी आए थे, एंड मिस्टर मोहन और जो उनके हस्बैंड आए थे, उन्होंने डोर को अनलॉक किया. घर में आए टू द हेल्प ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा. और लास्ट है बोपा जो है घर में कहीं भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ उसका जो स्कार्फ है वो टाइम मशीन के पास में पड़ा हुआ था. तो ये सीक्वेंस हो जाएंगे, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ सेकंड है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. यहाँ पर चैप्टर से जो हमने रीड किए थे वो पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करना है और ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर करने हैं. चलिए पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं. पहला वाला 2 दिए हैं तो ये पहला है. बिफोर बिगनिंग द स्टोरी, जब स्टोरी शुरू करने से पहले अनीता ने अपने बारे में बताया था, वो यहाँ दिया हुआ है. लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, आई एम अनीता. ये अपने बारे में बता रही कि अनीता है, 14 साल की है. इसका जो भाई है आनंद वो इससे 1 साल छोटा है. और जितना भी ये बर्गलर अलार्म की वजह से प्रॉब्लम घर में हो रहा है वो सब आनंद की वजह से हो रहा है. द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक्स इज अ साइंटिस्ट. इसको लगता है आनंद को कि वो एक साइंटिस्ट है और उसे इलेक्ट्रिकल गैजेट से, टूल से, डायनामोस, प्लैंक्स ऑफ वुड एंड थिंग्स लाइक दैट, इससे बहुत ज्यादा प्यार है. वो इनके साथ ही खेलता है और वो नई नई चीजें इन्वेंट करता रहता है जो कि कभी वर्क नहीं करती हैं. एंड दे आर सपोज टू, जैसा वो सोचता है आनंद वैसा कभी भी उसकी बनाई हुई चीजें वर्क नहीं करती हैं. अब इस बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए, इनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं. हमें कंप्लीट करना है सही वर्ड ब्रैकेट से चुन के, इंट्रोड्यूस या समराइज. सो व्हेन अनीता सेज लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, शी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रीडर. वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है ना, यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस आ जाएगा. देन आनंद loves tinkering with all sorts of electrical gadgets. This means that he enjoy, वो क्या करना चाहता है गैजेट्स को डिसमेंटल मतलब अलग अलग, और क्रिएट कुछ नया करना चाहता है. ठीक है, तो ये वाला फिल कर लेंगे. Then which of the following options most suitably describes आनंद पर्सनैलिटी. आनंद की पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है, A, C, B या D? सो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, ये वाली B वाली. ठीक है, देन यहाँ पर बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट जो अभी हमने पढ़ा उसमें आपको कंपेयर करना है. यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है कि अनीता क्या सोचती है आनंद के बारे में, अपने भाई के बारे में, और आनंद खुद क्या सोचता है अपने बारे में, उसमें क्या डिफरेंस है. तो अनीता सोचती है कि आनंद बॉदरसम, परेशान करने वाला बच्चा है, ओवर कॉन्फिडेंस है उसको, और हमेशा नए इन्वेंशंस करता रहता है जो कि कभी सही से काम नहीं करते. आनंद खुद के बारे में सोचता है कि जीनियस है, साइंटिस्ट है और सीरियस इन्वेंटर है, कि वो अच्छी खोज कर सकता है. ठीक है, तो ये सारे आंसर कर लिए. नाउ इसी में सेकेंड वाला हमें पैराग्राफ दिया हुआ है कि जैसे ही अनीता बताने वाली होती कि पापा का रूम अपस्टेयर यानी ऊपर जाकर है, तो आनंद तुरंत कहता है सेट क्विकली द वन नेक्स्ट टू दिस वन, कि नहीं जो मेरा उसका रूम होता है वो उस चोर को बता देता है कि वो पापा का रूम है. इस पर अनीता गुस्सा करती है. यू सिली गूस, गूस मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख तुमने ऐसा क्यों किया. अनीता ने गुस्से में बोला जैसे ही वो आदमी वहां से चला गया. सो दैट्स योर रूम, ही विल कम बैक एज मैड एज कैन बी. वो आपका रूम है मतलब आनंद का रूम है, वो जैसे ही उसको पता चलेगा चोर को गुस्सा होकर आएगा, बहुत गुस्सा होगा. सो एटलीस्ट इट विल गिव अस टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग. तो आनंद का क्या प्लान था ऐसा करने के पीछे? आनंद ने सोचा जब वो वहां चला जाएगा, जब तक वो स्विच लोकेट करेगा, तब तक हमें सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा कि हम कर क्या सकते हैं. लेट्स शाउट, चलो चिल्लाते हैं. ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ
लाउड स्क्रीम, क्रैश मतलब होता है कुछ टूटना, टकराना। सो एकदम से अचानक से, सडन मतलब अचानक से क्रैश का साउंड आता है, बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। मोर स्ट्रेंज नॉइसेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल थम्स और एरी वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। कुछ गुनगुनाने जैसी आवाज या बहुत तेज चीखने की आवाज, स्ट्रेंज तरीके की आवाजें उस रूम से आ रही थी। अब क्वेश्चन है, पहला है यहाँ पर हमें फिल करना है सुटेबल रीजन देकर कि अनीता वॉज एंग्री विद आनंद। अनीता आनंद पर क्यों एंग्री थी? क्योंकि उसने पापा का रूम जो था वो गलत बता दिया था। तो इसका आंसर है बिकॉज ही मिसलेड बोपा इनटू एंटरिंग हिज ओन रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर रूम, पुटिंग देम इन ग्रेट डेंजर। उसे लग रहा था कि बोपा और गुस्सा हो जाएगा। फिर दूसरा है, विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे पता चलता है कि आनंद कितना दिमाग का अच्छा या तेज बच्चा है? उसने जैसे ही अपना माइंड यूज किया और बोपा को गलत रास्ता दिखा दिया कि उसने अपना रूम बता दिया पापा का रूम है, ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए सोचने के लिए कि अब आगे करना क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ स्ट्रेंज नॉइसेस। जो अलग अलग तरीके की आवाज आ रही थी अगले रूम से, उसका कारण क्या हो सकता है? पहला, इंट्रूडर मतलब होता है चोर जो घुस गया है ना। सो इंट्रूडर वो फर्नीचर इधर उधर घुमा रहा है, या आनंद की टाइम मशीन जो है वो एक्टिवेट हो गई है, या जो चोर है वो लाइट स्विच लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, या आनंद इन्वेंशन जो किया था आनंद ने टाइम मशीन का वो माल फंक्शन हो गई, मतलब चली नहीं, खराब हो गई है। तो इसका आंसर है बी वाला, आनंद की टाइम मशीन जो है ऐसा लगता है वो एक्टिवेट हो गई है। देन इन जो नीचे वर्ड्स दिए हैं, उस वक्त जो माहौल है घर का, वो कौन से वर्ड सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं? रिलैक्स, पीसफुल, टेंस, सैड, सस्पेंसफुल या जॉयफुल। तो इसका आंसर है सी यानी एक तो टेंशन है और सस्पेंस भी है कि आखिर हुआ क्या है उस रूम में, वो जानना चाहते हैं दोनों। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर कुछ जैसे क्रिएटिव, क्यूरियस बोल रहे हैं ना, आनंद क्यूरियस है, क्रिएटिव है, केयरफुल, रेस्पॉन्सिबल, बॉदरसम, परेशान करने वाला है, कॉन्फिडेंट है। तो इसके किससे ये ट्रेट्स मैच होते हैं? ट्रेट्स यानी किसके जो कैरेक्टर है इस तरीके का है वो हमें बताना है, आनंद का या यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं अनीता का। दोनों मैंने फिल कर दिए हैं। जैसे बॉदरसम, परेशान कौन करता था? आनंद। वो सबको गुस्सा दिलाता रहता था, ऐसा नहीं पहली बार वो पापा को गुस्सा दिलाता था, जो चीजें ये डराने तक की बातें होती थी वो बहुत बार ऐसा कर चुका था। आनंद क्यूरियस था, क्रिएटिव था, उसे गैजेट से, इलेक्ट्रिकल टूल से, डायनामोस से, इन सबसे बहुत प्यार था। उसे इन्वेंशन करना पसंद था, वैसे इन्वेंशन उसके वर्क नहीं करते थे बट वो बहुत खुश होता था ये करके। कॉन्फिडेंस था, ठीक है, जब वो करने लगता था इन्वेंशन वो कुछ भी नहीं सोचता था, वो उसमें रम जाता था। देन अनीता रिस्पॉन्सिबल थी, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ। माँ जब वो अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, तो इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। देन क्यूरियस और केयरफुल थी, बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। कि कैसे पता चलेगा कि चोर ही दरवाजा खोल रहा है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी पता चलती है, और केयरफुल भी है वो कि कहीं किसी और को कोई नुकसान ना हो जाए। फिर है नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, जल्दी से सफाई कर दो जब तक कोई आ रहा है उससे पहले। तो केयरफुल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। ये सारी चीजें अनीता के ट्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करने हैं, एक एक करके देखेंगे। व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म। आनंद ने वो अलार्म जो था चोर को पकड़ने का वो क्यों बनाया, ऐसा क्या हो रहा था? तो चलिए एक एक करके आंसर देखते हैं। आनंद ने अलार्म जो था वो इसलिए बनाया था कि उसके कॉलोनी में बहुत सारी चोरियां हो रही थी, है ना। सो उसने सोचा ये बेस्ट तरीका होगा कि अपने घर को प्रोटेक्ट करना और जो फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसने ये डिवाइस इन्वेंट किया ताकि जो बर्गलर है, जो चोर है, वो स्कैर अवे मतलब डर जाए और उसे कैच करने में मतलब पकड़ने में मदद हो। इसीलिए आनंद ने ये क्रिएट किया था बर्गलर अलार्म। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, आनंद के जो पापा है वो कैसे टारगेट बन गए उस बर्गलर अलार्म का। हमने देखा था कि आनंद ने जो डिजाइन किया था अलार्म वो इस तरीके से किया था कि जैसे ही कोई डोर को सॉफ्टली ओपन करेगा, दरवाजे को आराम से खोलेगा, तो वो अलार्म जो है ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही उसके पापा आए, क्योंकि वो डोर हमेशा जेंटली ओपन करते थे, आराम से खोलते थे, अननोइंगली, उनको पता भी नहीं था और उन्होंने अलार्म को सेट कर दिया था, set it off. Then as a result water bag fell on him and leaving him soaked and angry, जिसकी वजह से पानी का जो बैग अलार्म में फिक्स था वो उनके ऊपर गिर गया और वो पूरे गीले हो गए और उन्हें गुस्सा भी आया, है ना। देन नेक्स्ट इज जो भी इन्वेंशंस आनंद ने किए,
आनंद के पेरेंट्स, सिस्टर का क्या रिएक्शन था उसके आइडियाज के प्रति, वो बताना है। तो जैसे पापा का क्या रिएक्शन था, ही वॉज इरिटेटेड एंड स्कोल्डेड, वो गुस्सा थे और उन्होंने डांटा आनंद को वेन एवर हिज इन्वेंशन क्रिएटेड ट्रबल, जब जब उसके जो इन्वेंशन थे आनंद के वो ट्रबल करते थे, मुसीबत में डालते थे, तब तब उसके पापा इरिटेट होते थे और डांटते थे। इवन उन्होंने अपना जो टूल बॉक्स था वो भी लॉक कर दिया था ताकि वो आगे एक्सपेरिमेंट्स ना कर सके। माँ जो थी वो गुस्सा तो करती थी लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थी और सिंपैथेटिक मतलब दया दिखाती थी। दो वरीड अबाउट द मेस एंड डैमेज, उन्हें ये लगता था कि वो गंदगी मेस गंदा कर देगा, पूरा डैमेज जो करेगा, सामान को नुकसान पहुंचाएगा, जो आनंद की इन्वेंशंस की वजह से होता था। तो माँ कभी कभी उसे डांटती भी थी लेकिन प्यार से समझाती भी थी। सिस्टर जो अनीता थी वो स्केप्टिकल रहती थी। स्केप्टिकल मतलब उसे संदेह होता था, ऐसा तो हो नहीं सकता, उसे हमेशा लगता था, एक शक जैसा रहता था, बट केयरफुल टू अवॉइड ब्लेम, वो किसी भी ब्लेम में फंसना नहीं चाहती थी। आनंद को उसने वार्न किया था कि तुम्हारे जो इन्वेंशंस हैं वो तुम्हें किसी ट्रबल में, खतरे में डाल सकते हैं, और वो उसे सपोर्ट भी करती थी इनडायरेक्टली। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम देखेंगे आनंद का जो बिहेव था, हाउ डिड आनंद बिहेव when he was on his inventing benches, जब वो इन्वेंशन करने में भिड़ता था तो उसका कैसा बिहेवियर होता था। he got into his inventing mood, जब भी वो इन्वेंशन के मूड में आता था वो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाता था, उसे कुछ समझ नहीं आता था इन्वेंशन के अलावा। वो सारे पार्ट्स इकट्ठे करता था, सभी गैजेट्स के घर में से इकट्ठा करके। उसका जो रूम है वो वायर से, स्प्रिंग से, टूल से, औजार वगैरह से भर जाता था। एंड वर्क नॉइजली डे एंड नाइट, पूरे दिन रात शोर करता हुआ, कभी हथौड़े से कभी कुछ, और फिर वो इन्वेंशन करने में लग जाता था। ही ऑफन नेग्लेक्टेड हिज अपीयरेंस, वो कभी कभी खुद का भी ध्यान नहीं रखता था। इवन फॉरगेटिंग टू कॉम्ब हिज हेयर, वो अपनी कंघी करना भी भूल जाता था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर शर्मा जो आए थे उनको देखने के लिए, जब वो लोग डर गए थे तो उन्हें क्यों विश्वास नहीं हुआ आनंद ने जब कहा, ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन, जब उसने कहा कि ये शायद हो सकता है भोपा जो है वो टाइम मशीन में गायब हो गया, तो मिस्टर शर्मा को क्यों नहीं विश्वास हुआ? बिकॉज ही हैड एन ओवर एक्टिव इमेजिनेशन, सो ही थॉट, मिस्टर शर्मा को लगा आनंद को एक ओवर एक्टिव इमेजिनेशन हो रहा है, वो अपनी दुनिया में जी रहा है, उसको कुछ एक ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ उसकी एक तरीके से गलत फहमी है। ही बिलीव्ड आनंद वाज जस्ट प्रिटेंडिंग दैट द इंट्रूडर मस्ट हैव एस्केप्ड थ्रू सम अननोटिस्ड वे। आनंद, उनको ऐसा लग रहा है कि आनंद जस्ट प्रिटेंड कर रहा है, इंट्रूडर तो जो है ना, जो चोर था वो तो भाग गया है, किसी ने नोटिस नहीं किया और कहीं से एस्केप हो गया, मतलब भागकर निकल गया है। सो सिंस आनंद पास्ट इन्वेंशन हैड never worked properly, Mr. Sharma dismissed his claim about the time machine. आनंद की जो पास्ट की इन्वेंशन है वो कभी भी अच्छे से वर्क नहीं की, जो भी इन्वेंशन उसने पहले किए थे वो कभी सही से वर्क नहीं हुए, जिस कारण से मिस्टर शर्मा जो है वो डिसमिस कर रहे थे आनंद का क्लेम कि जो बोपा है वो टाइम मशीन में चला गया। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी, इस कहानी को आप कैसे अंत करते, जैसे बोपा का क्या हुआ होगा ये आपको बताना है, व्हाट माइट हैव हैपेंड टू हिम। सो दो एंडिंग मैंने बताई है, आपको क्या लगता है वो आप बता सकते हैं। वन पॉसिबल एंडिंग कि बोपा एक्सीडेंटली उसने एक्टिवेट कर दिया होगा टाइम मशीन और उसकी वजह से वो किसी और टाइम पीरियड में चला गया होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया होगा, विच इज वाई ही वॉज नेवर सीन अगेन, जिसके कारण वो कभी दोबारा दिखा नहीं। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये हो सकता है कि वो डर गया होगा, उसने अपना स्कार्फ गिरा दिया होगा ग्रीन कलर वाला डर के मारे, क्योंकि वो भागना चाहता होगा और जल्दी से क्विकली वो अंधेरे में निकल गया होगा, एस्केप हो गया होगा, जब तक कि उसको कोई देखे उससे पहले वो भाग गया होगा। ईदर वे किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे पहला कारण हो चाहे दूसरा कारण, वो जो गायब हुआ उसका जो डिसअपीयरेंस था लेफ्ट एवरीवन पजल्ड, सबको एक अनसुलझी पहेली में डाल गया। वाइल आनंद रिमेन कन्विंस्ड दैट हिज इन्वेंशन ट्रूली वर्क, लेकिन आनंद को ऐसा लग रहा था कि जो उसने इन्वेंशन किया है वो वर्क कर गया और कहीं ना कहीं टाइम मशीन का ही रोल है भोपा के गायब होने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दिया हुआ है लेट अस लर्न, तो कुछ नई चीजें सीखेंगे। ओके, और क्वेश्चंस भी हैं वो करेंगे। रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट ऑफ द डोर ओपन्स दिस अलार्म is stripped off and makes a clanging sound. Such sound words are called onomatopic words. अब ये onomatopic words क्या होते हैं? ये जो clanging जैसा word है ये क्या होते हैं? So it is the use of words that imitate actual sounds of the things they describe. The boom of a firework exploding. ऐसे जैसे शब्द बोलते हैं, बूम बोलते ही लग रहा है ना कोई बम फूटा या पटाखे की आवाज आई या कुछ जोर से आवाज आई हुई होगी, जैसे डिंग डोंग जब बोल रहे हैं तो एक बेल का साउंड हम बजा रहे हैं, तो शब्द में ऐसा लगना जैसे कि वो साउंड आ रहा है, जैसे पिटर पैटर रेन की आवाज, टिक टॉक क्लॉक की आवाज, ऐसा, तो इसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ हमें क्या दिया है, रीड द साउंड वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी कॉलम ए। यहाँ जो साउंड दिए हुए वर्ड्स वो पढ़ना है और कंप्लीट कॉलम 2 बाय मैचिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। जैसे क्रैश, तो क्रैश एक साउंड है, लाउड साउंड है जिसमें कुछ टूटने जैसा लगता है, जैसे कुछ टूट गया हो तो बोलते हैं क्रैशिंग साउंड, ठीक है। हमिंग मतलब क्या होता है, हिस्ट मतलब क्या होता है, हैमरिंग, सॉइंग, क्लैटरिंग, ये क्या होता है, तो ये मैंने आगे फिल कर दिए हैं। सो हमिंग मतलब होता है कंटिन्यूस लॉ सूदिंग साउंड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये तो ऑलरेडी हमारा भरा हुआ है। देन हिस्ट मतलब विस्पर्ड एंग्रीली, जब गुस्से से हम भनभनाते हैं ना, उसे बोलते हैं। देन कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेस, ये होता है हैमरिंग, सॉइंग एंड क्लैटरिंग, ठीक है, जैसे हथौड़े से मारना या कोई बर्तन की आवाज होना, तो उसे हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये पढ़ो, वेल दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट। पीस एंड क्वाइट, क्वाइट मतलब भी शांत होता है, पीस मतलब भी शांत होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम ऐसे कंजक्शन एंड और ऐसा कुछ लगा के जोड़कर लिखते हैं, इन्हें हम बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है पीस एंड क्वाइट, है ना, दो वर्ड है, इसको हम लिंक करते हैं कंजक्शन से। कंजक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स, जैसे बीच में एंड लगा दिया या और लगा दिया, ठीक है, और कॉमनली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, और इसी तरीके से लगभग यूज किया जाता है, कभी इसको चेंज नहीं करते। क्वाइट एंड पीस नहीं बोलते, पीस एंड क्वाइट ही बोलते हैं। द टू वर्ड्स कन्वे अ सिंगल मीनिंग और एन अपोजिट। कभी कभी ये सेम मीनिंग वाले भी हो सकते हैं, जैसे पीस और क्वाइट दोनों का शांति मतलब होता है, कभी कभी अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हमें कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हमें एंड और दिया है, इनको जोड़कर हमें बनाना है कौन सा सही पेयर बन रहा है, ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं। जैसे सेफ एंड साउंड, वहां आप जाना, वो जगह बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, ऐसे हम बोलते हैं, तो सेफ एंड साउंड साथ में यूज होता है। ऐसे ही बाकी का मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे ऑड्स का हो जाएगा ऑड्स एंड एंड्स, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे नंबरिंग भी कर दिया। मेक का हो जाएगा ए वाला, ब्रेक, मेक और ब्रेक, ठीक है, और लगेगा, तो लिख दिया प्रॉज एंड कॉन्स, नाउ और नेवर, गिव एंड टेक, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल बाइनोमियल्स। अभी जो हमने बाइनोमियल्स पीछे क्वेश्चन में किए, ये वाले सारे, ये जो हमने अभी बनाए, सेफ एंड साउंड, ऑड, एक सेकेंड, सेफ एंड साउंड, ऑड्स एंड एंड्स, मेक और ब्रेक, ये आगे फिल इन द ब्लैक्स में हमें फिल करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे दिस प्रोजेक्ट्स विल बी अ मेक और ब्रेक मूवमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम सेफ एंड साउंड। एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। शी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द odds and ends in the cupboard to make space for new clothes. Before making a decision, it is important to weigh the pros and cons carefully. This is our final chance to perform on stage. It is now or never. Now or never मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, हिंदी में बोलते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। Pros and cons मतलब फायदे और नुकसान। Give and take मतलब होता है लेना और देना। Safe and sound मतलब बिल्कुल सुरक्षित, ठीक है। Make और break मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, करो या मरो, वैसा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से words and meaning ये हमने फिल कर लिए हैं। Now complete the paragraph by phrasal verbs given in the blanks. ये जो phrasal verbs दिए हुए हैं, जिसके बारे में हमने इसमें चैप्टर समझते वक्त भी मैंने बनाया था, उनको फिल करके कंप्लीट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इट हैज बीन रेनिंग एंड वी रैन आउट ऑफ टाइम टू सेट अप फॉर द फंक्शन, सो वी क्विकली rigged up some decorations using whatever materials we had. We accidentally tripped off the fire alarm because of smoke from the bonfire. Then thankfully the rain let up just as the guests were arriving, and despite all the chaos, the function turned out to be a huge success. So ran out of मतलब टाइम की कमी होना, किसी चीज की कमी होती है तो हम बोलते हैं रैन आउट ऑफ। टर्न आउट मतलब इतनी परेशानी हुई, इतनी क्योस हुआ, फिर भी जो हमारा जो भी हमने फंक्शन रखा था, टर्न आउट, इसका रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल था, ठीक है। तो रेन लेट अप मतलब रुक जाना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स यूज किए, इन सबके मीनिंग्स में लिखवा चुकी हूँ चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त। नाउ यहाँ दिया गया है, ये जो सेंटेंस है इसमें हाईलाइटेड पार्ट हमें पढ़ना है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही गॉट ऑन पापाज नर्व और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसे हम ईडियम कहते हैं। ईडियम यानी हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, ठीक है, कहावत, मुहावरे जैसे जो बोलती है ना चीजें, हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड इडियम्स। तो ये ऐसे फ्रेज या एक्सप्रेशंस होते हैं दैट हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स।
एक एक वर्ड का मीनिंग देखोगे तो अलग होगा, लेकिन इस पूरे को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग अलग होता है। इट इज लाइक स्पेशल सेइंग द पीपल अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक वे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूछो मत। इट्स रेनिंग वेरी हैवली, इसको हम बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का तो मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली, है ना। लेकिन जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये मुहावरा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद होना, है ना, कोई बहुत दिनों पे दिखता है तो हम कहते हैं ईद का चांद हो गया है। तो ईद अलग चीज है, चांद अलग चीज है, लेकिन एक साथ जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब बदल जाता है। ऐसे ही ये जो यहाँ पर इडियम्स दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करके और आगे ब्लैंक्स कंप्लीट करने। मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं। सो शेखर न्यू ही वुड गेट अ शेलिंग फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास। कि शेलिंग मतलब होता है पकड़े जाना, ठीक है। देन वी फेल over ourselves trying to help the injured dog and get it to the vet as quickly as possible. Then Faizi distracted Kanchan, leaving the coast clear is to get inside the room. ये सारे मीनिंग हम कर चुके हैं चैप्टर्स में। The constant power fluctuation during meeting can get on our nerves. बहुत गुस्सा दिला देने को कहा जाता है। When I am alone at home, any unexpected loud noise in the night can frighten me half to death. Now next देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो लाइन दी है इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ते हैं। So it was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. Here we refer to two completed sentences. देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है। It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our. So इसमें एक काम जो recent past में नया एक्शन है और later past में old एक्शन है। इसमें दो चीजें हो रही हैं साथ साथ, दो सेंटेंसेस है, दो तरीके की बातें हो रही हैं। एक ये कि वो जो व्यक्ति है वो इंडीड द फेलो, ये वो व्यक्ति था या है जिसने अभी काम शुरू किया है हमारे घर के आसपास का जो कंपाउंड एरिया उसको साफ करने का। सो यहाँ पर अंडरलाइन द वर्ब इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। पास्ट टेंस के बारे में अगर हम बोले तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों में कहाँ पर क्या है उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे पहले में पास्ट परफेक्ट है हैड रश्ड, हैड वर्ब आता है ना, मेन वर्ब। सो हैड रश्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, माँ हैड रश्ड, ये है। और सिंपल पास्ट कहाँ पे है, फाउंड, ठीक, तो ये लिख दिया। देन पास्ट परफेक्ट इसमें हैड वैनिश्ड, अभी मैंने आपको बताया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और सिंपल पास्ट कहाँ है, रीअपीयर्ड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। देखो अभी जो वर्ब्स दिए हुए हैं इनको हमें पास्ट परफेक्ट या पास्ट टेंस में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। सो आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ही लीव का होता है सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, लीव लेफ्ट द हाउस एंड रियलाइज्ड ही हैड फॉरगॉटन हिज की, ठीक। अब जब जो काम तुरंत हुआ है उसमें हैड वाला आएगा और जो पहले हो चुका है उसमें लेफ्ट आएगा। जैसे आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, अभी जस्ट होमवर्क फिनिश किया है तो हैड फिनिश्ड। ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, उसने डिसाइड किया कि वो वॉक के लिए जाएगा, ऐसे। तो बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब एक तरफ आपको ओल्ड एक्शन दिए हुए हैं कि रोहन पैक्ड हिज सूटकेस, रोहन ने अपना सूटकेस पैक किया, ठीक। अब एक टाइम का एक्सप्रेशन लगेगा, फिर नया वाला एक्शन, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए चला गया। तो सूटकेस पहले पैक किया होगा फिर वो एयरपोर्ट के लिए गया होगा। सो यहाँ पर किस वर्ड से हम जोड़ेंगे, सो रोहन पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, बिफोर यहाँ पे हमें ये सॉल्व करके दिया है। ऐसे ही हमें बाकी के लिए करना है तो यहाँ मैंने पूरा करके दे दिया, आप मैच कर सकते हैं। जैसे रोहन पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, ये लिख दिया है मैंने साथ में। वी स्टार्टेड वर्क आफ्टर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। दे सेट अप द टेंट्स बिफोर द अदर्स bought food and medicine. The students became quiet when they heard the teacher coming. Then the villagers left the village by the time flood submerged the entire area. Okay, by the time. So इस तरीके से आप फिल कर लोगे। Now next है let us listen. अब यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है आपको चैप्टर के लास्ट में, उसे आप पढ़ेंगे और बाद में ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर करेंगे। तो चलिए रीड कर लेते हैं। इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है अनीता और टोबी के बीच में। टोबी इज अ मार्शियन, मार्स जो हमारा प्लैनेट है वहां का रहने वाला है, एंड स्टैंडर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सो अनीता कहती है, अनीता हाय टोबी डू यू मिस योर प्लैनेट, क्या तुम अपने प्लैनेट को मिस करते हो। टोबी कहाँ से आया है, मार्स से।
देन टोबी कहता है वेरी मच अनीता, आई मिस माई पीपल एंड होम। पीपल एंड होम, वो अपने लोगों को और अपने घर को मिस कर रहा है। तो अनीता कहती है ओ आई विश आई कुड डू समथिंग अबाउट इट बट आई एम हैप्पी टू हैव यू एज माई फ्रेंड। मैं सोचती हूँ काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। देन टोबी कहता है थैंक यू अनीता। तो अनीता कहती है कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम मुझे अपने बारे में और बता सकते हो? तो टोबी कहता है व्हाई नॉट, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट मी अनीता, तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो? तो अनीता कहती है व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम अपने ब्रेकफास्ट में नाश्ते में क्या खाते हो? तो टोबी कहता है वेल वी मार्शियंस डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट आवर एनर्जी फ्रॉम सन। हम जो मार्स पे लोग रहते हैं उसे एनर्जी के लिए कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, हमें सारी एनर्जी सूरज की रोशनी से मिलती है। तो फिर अनीता कहती है ओ डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, आई कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट देम, क्या तुम्हें कभी भी आइसक्रीम खाने का या चॉकलेट खाने का मन नहीं करता? मुझे तो अपनी लाइफ समझ ही नहीं आती इन चीजों के बिना। तो टोबी कहता है नो अनीता, वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टफ, हम किसी और चीज से बने हैं तो हमें भूख नहीं लगती। अनीता कहती है ओके टेल मी वन थिंग, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ योर फेस। अब वो पूछ रही है टोबी से कि तुम बताओ ये सिर्फ सेंटर में तुम्हारे माथे पर एक ही आंख है, तो तुम इस एक आंख से कैसे देख पाते हो? तो टोबी कहता है माई फ्रेंड वी मार्शियन नीड ओनली वन आई टू सी क्लियरली, जो मार्स पे रहने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ एक आई चाहिए साफ साफ देखने के लिए। इनफैक्ट आई कैन सी इवन विद माई आई क्लोज, इवन मेरी आंखें बंद हो तो भी मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स वुड्स एंड इवन मेटल्स, मैं किसी भी चीज के आर पार देख सकता हूँ, चाहे बादल हो, माउंटेन्स हो या कोई मेटल धातु ही क्यों ना हो। आई कैन सी दैट यू आर कैरिंग अ टॉय इन योर पॉकेट, अब पॉकेट तो कपड़े का है ना, अब उस पॉकेट के अंदर क्या रखा हुआ है कैसे पता, तो उसे वो भी दिख सकता है। एंड इट्स अ ब्लू एरोप्लेन, और आपने एरोप्लेन रखा है उसको वो भी दिख गया। इजंट इट, एंड यस दैट एप्पल यू जस्ट हैड फॉर ब्रेकफास्ट इज गोइंग राउंड एंड राउंड इन योर स्टमक राइट नाउ, तो उसकी बॉडी के अंदर भी देख सकता है। तो कह रहा है अभी जो तुमने एप्पल खाया था वो तुम्हारे पेट में गोल 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 घूम रहा है, तो ये एक पावर है उसके पास। अब ये जो क्वेश्चंस हमने देखे थे, तो इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है पांचों में से, वो आपको बताना है। टोबी मिसेस हिज स्कूल, नहीं। टोबी अपने स्कूल को मिस कर रहा है, नहीं। अनीता एक्सेप्ट टोबी एज अ फ्रेंड, यस। अनीता ने टोबी को अपना फ्रेंड मान लिया था। फिर अनीता आस्क्ड टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर, यस, आइज के बारे में पूछा। फिर टोबी टेल्स अनीता दैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, नो, एप्पल बताया था। टोबी शेयर्स दैट ही कैन सी मच क्लियरर विद अ क्लोज्ड आइज, यस, फिफ्थ भी सही है। तो ये सही स्टेटमेंट से। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने थे जो हमने अभी पढ़ा उसमें से। तो टोबी क्या कहता है, आई मिस माई पीपल एंड होम। देन टोबी कहता है वेल वी मार्शियन, हम मार्स के जो लोग हैं, वी गेट एनर्जी फ्रॉम सन। तो अनीता कहती है ओ डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइसक्रीम और चॉकलेट्स। तो अनीता कहती है ओके टेल मी वन थिंग, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई। टोबी कहता है आई कैन सी बियॉन्ड माउंटेन्स एंड क्लाउड्स। ठीक है, तो ऐसे जब हम रीड कर रहे हैं तभी आप ये फील कर सकते हैं वहां से देख के। नाउ लेट अस स्पीक, यहाँ पर दिया है, इसे पहले रीड करते हैं। एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व दो आई हैव प्रेफर टू फिनिश माई नॉवेल, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स मा, आई सेड। ये जो दो वर्ड लिखा है इज प्रोनाउंस्ड टू राइम विद द वर्ड लो। जैसे हम लो पढ़ते हैं, LOW क्या होता है, लो, है ना। तो ये दो है, इसे दाऊ नहीं पढ़ते हैं, इसे दो पढ़ते हैं। तो जैसा लो है वैसा दो है, ठीक है। द वर्ड इनफ, इसमें एफ कहीं नहीं है, तो OUGH जो है ना, इसे हम फ का साउंड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। राइम विद द, जैसे पफ बोलते हैं ना, वैसे इनफ, पफ, इनफ, तो कुछ वर्ड ऐसे मैच होते हैं। सो इन इंग्लिश देयर आर मेनी वर्ड्स एंडिंग विद OUGH से बहुत सारे वर्ड एंड होते हैं, जैसे टफ, इनफ, डो, थ्रो, कफ, थॉट, प्लाउ, है ना। तो विच आर प्रोनाउंस्ड वेरी डिफरेंटली, ये एंड तो हो रहे OUGH से, लेकिन इनको पढ़ा अलग अलग तरीके से जाता है, तो ये आपको सीखना है। तो जैसे यहाँ नेक्स्ट दिया हुआ है, ये जो वर्ड्स थे इनको हमें सही से लिखना है। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे डबल O वाला साउंड आ रहा है थ्रो, ये वाला जो थ्रो है इसको हम इस वाले साउंड से पढ़ते हैं, ओ डबल साउंड आ रहा है डबल O का। फिर ऑफ, तो कफ, ये वाला कफ, ओ डो, आटा जो लगाते हैं तो डो बोलते हैं। फिर है ये प्लाव, आओ, OW को आओ पढ़ते हैं, से पाओ, प्लाव। देन ऑ, तो थॉट, थॉट, ये ओ साउंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हमें खुद से देने, मैंने यहाँ पर दे दिया। जैसे ओ साउंड हु, शू, ऑफ साउंड ट्रफ, देन ओ, दो, ऑल दो,
आउ साइन में बाउ, देन नाउ, देन ऑ साइन में बॉट, फॉट। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिया हुआ है रीड द स्टोरी गिवन बिलो, चेक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद द टीचर। इसमें हमें सही से इसको पढ़ते आना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ नैगिंग कफ द वीमेन कंटिन्यूड वर्किंग इन हर फार्म राइट थ्रू रफ, देखो कफ रफ weather. She filled up the trough with water for her cows and plowed the fields to plant the seeds. She then plucked some raw mangoes from a low bough of a mango tree to make a spicy chutney. Though the day had been tough, she smiled peacefully as she had already prepared dough to make enough rotis for dinner. किन वर्ड को मैंने कैसे पढ़ा है वो आप ध्यान से देखेंगे। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नाउ ट्राई सेइंग टंग ट्विस्टर। ये एक टंग ट्विस्टर दिया गया है, इसको आप बोलने का ट्राई करेंगे। जैसे द बॉय विद द टफ डो ऑन द रोज बाउ फेल इन द ट्रफ एंड कॉट अ कफ। तो इस तरीके से आप बोलेंगे इसको बार बार। देन लेट अस राइट, यहाँ पर बहुत सारे वोकेशंस दिए गए हैं। वोकेशंस यानी काम करने वाले, जैसे ये इलेक्ट्रीशियन लग रहा है, देन ये प्लम्बर लग रहा है, देन ये कुक लग रही हैं, डॉक्टर, देन टीचर, राइट। सो ऐसे बहुत से वोकेशंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, शेफ, नर्स, ग्राफिक डिजाइनर। यू मे ऐड मोर वोकेशंस टू द लिस्ट गिवन हियर। आप ऐसे और से वोकेशंस लिखकर बता सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर कहा जा रहा है नाउ चूज अ वोकेशन एंड राइट अ पैराग्राफ। इनमें से कोई सा भी आप वोकेशन चुन सकते हैं, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। हिंट यहाँ पे दिया, जैसे आपको क्यों पसंद है, इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए, कौन से टूल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, देन को वर्कर्स आपके साथ साथ कौन काम करते हैं, टीम वर्क करने का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप कस्टमर से डील करते हैं, आपके प्लान कैसे हैं, सेंस ऑफ प्राइड। तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ मैंने, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, मैंने एक पैराग्राफ लिख के दिया है आपको शेफ के ऊपर, ठीक है, या आप अपनी तरफ से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, आप लिख सकते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर वाला पार्ट है। सो क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग्स। क्रिएटिविटी होता है जब हम नई चीजें सोचते हैं। इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग्स। क्रिएटिविटी में हम सोचते हैं, इनोवेशन में करते हैं, एंड इन्वेंशन में क्या करते हैं, ब्रिंगिंग आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन अ नॉवेल वे टू क्रिएट समथिंग दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। इन्वेंशन मतलब ऐसी कोई चीज क्रिएट करना जो पहले कभी नहीं थी। ऑल इट टेक्स अ सिंपल आइडिया। एक आइडिया से इन सभी चीजों की शुरुआत होती है। सो ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली वेरी क्यूरियस एंड क्रिएटिव। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम मनुष्य हैं, हम शुरू से प्राकृतिक तौर पर ही बहुत ही क्यूरियस होते हैं। हमें हर चीज जानने की इच्छा होती रहती है। एंड दिस हैड लेड टू मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जिसकी वजह से इतने सारे इन्वेंशंस हुए हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मैनी फेमस इन्वेंशन। आपने बहुत सारे फेमस इन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में नीचे दिया हुआ है ना, और नाम भी दिए हुए हैं उन इन्वेंटर्स के जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सुश्रुत के बारे में दिया हुआ है। सुश्रुत, इनका समय है 6th century BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये पायनियर थे, मतलब बहुत शुरुआत के जो मेडिकल साइंस है उनके बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे ये। हिज इनोवेशन इन सर्जरी पेव द वे फॉर मॉडर्न सर्जरी। आज जो सर्जरी होती है उन्होंने तब उसके बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। देन सेकेंड नेम इज जानकी अम्माल। ये जो, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। एक ब्रिलियंट विमेन साइंटिस्ट थी ऑफ इंडिया हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइटोजेनेटिक्स। उन्होंने साइटोजेनेटिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क किया है। देन इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ APJ अब्दुल कलाम, भारत रत्न, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था सैटेलाइट रोहिणी इन नियर अर्थ ऑर्बिट विद इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन 1980। इसका नाम था SLV-3। देन नेक्स्ट नेम दिया हुआ है डॉक्टर नरेंद्र सिंह कापने। इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फाइबर ऑप्टिक्स को इन्वेंट करने में। ही वॉज नेम्ड वन ऑफ द 7 अनसंग हीरोज ऑफ 20th century। जो 20th century, जो शताब्दी जिसमें हम जी रहे हैं, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो के रूप में इनके इन्वेंशन को और इनको जाना जाता है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर जो नेट वगैरह हम चलाते हैं उन सब के क्षेत्र में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो इसके साथ स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 जो है सेकंड पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन सी द कंटेंट शीट here. So unit 1
वी आर डन, इसके तीनों चैप्टर्स। यूनिट 2 डन, इसके तीनों चैप्टर्स, सबके क्वेश्चन आंसर सभी चीजें। यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का चैप्टर 1 और इसके क्वेश्चन आंसर अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला जो पोएम है वो पेपर बोर्ड्स चैप्टर नंबर 8 होगा सीक्वेंस में, ये देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। कोई सजेशन है, कुछ चेंजेस चाहते हैं या कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज गो ahead and ask your doubts in the comment section. So with this, I am ending the session. We'll meet very soon in the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe Kaliyan TV channel for more such videos. Thank you so much.